वेलकम टू योर लॉ बडी। अगर आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 को सबसेक्शन वाइज आसान लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम सेक्शन 5 और सेक्शन 6 को डिटेल में समझेंगे। हम देखेंगे कि सेक्शन 5 में कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होते हैं, सेक्शन 6 में मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट का क्या रोल होता है। इलस्ट्रेशंस को ईजी एग्जाम्पल से समझेंगे और इंपॉर्टेंट केस लॉस में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चलिए इन दोनों सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन का टाइटल पढ़ते हैं, फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ द फैक्ट्स इन इश्यू और द रेलेवेंट फैक्ट्स। इसका क्या मतलब है? ये कहता है कि अगर कोई फैक्ट किसी मेन इंसिडेंट का ओकेजन यानी कि मौका या फिर सिचुएशन, कॉज यानी कि कारण और इफेक्ट यानी कि जो आउटकम हुआ, परिणाम हो, तो वो भी कोर्ट में रेलेवेंट माना जाएगा। ये कॉज या इफेक्ट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ओकेजन के बारे में। ये सेक्शन कहता है कि फैक्ट्स जो किसी इंसिडेंट के होने का ओकेजन क्रिएट करते हैं वो रेलेवेंट है। ओकेजन का मतलब है वो सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन जिसमें इंसिडेंट हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए का मर्डर मैरिज फंक्शन के दौरान हुआ। ये फैक्ट कि मैरिज फंक्शन चल रहा था ये इंसिडेंट का ओकेजन है, इसलिए ये रेलेवेंट है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉज के बारे में। सेक्शन कहता है कि फैक्ट्स जो किसी इंसिडेंट का रीज़न बने वो भी रेलेवेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए और बी का एक दिन बहुत सीरियस झगड़ा हुआ। नेक्स्ट डे ए ने बी को अटैक कर दिया। पहले वाली जो फाइट थी वो अटैक का कॉज है, इसलिए वो रेलेवेंट होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट के बारे में। इंसिडेंट के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस आए वो भी रेलेवेंट है। जैसे कि अब हम इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि गन शॉट हुआ, विक्टिम को ब्लीडिंग शुरू हो गई, फिर उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा, वहाँ पे डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। तो ये सब क्या है? ये सब मर्डर के इफ़ेक्ट्स हैं और कोर्ट इन सब फैक्ट्स को कंसीडर करेगी। देन नेक्स्ट टर्म जो है वो है इमीडिएट और अदरवाइज। सेक्शन सिर्फ डायरेक्ट कॉज या इफेक्ट की बात नहीं करता है, इनडायरेक्ट कॉज या इफेक्ट भी रेलेवेंट हो सकते हैं। जैसे कि अब हम इसका एक एग्जांपल लें तो जैसे कि फैक्ट्री में नेग्लिजेंस हुई, उसके कुछ दिन बाद मशीनरी एक्सप्लोड हुई। अब उस एक्सप्लोजन से क्या हुआ? उससे कुछ डेथ्स हो गई। नेग्लिजेंस और एक्सप्लोजन के बीच टाइम गैप है, फिर भी नेग्लिजेंस रेलेवेंट होगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ थिंग्स के बारे में। फैक्ट्स जो सिचुएशन को एक्सप्लेन करें जिसमें कि इंसिडेंट हुआ है वो भी रेलेवेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रूम जो है वो कम्प्लीटली डार्क था, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, बारिश हो रही थी। तो ये सब स्टेट ऑफ थिंग्स हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं कि इंसिडेंट किस एनवायरनमेंट में हुआ था। नेक्स्ट अब हम जो बात करते हैं वो है अपॉर्चुनिटी के बारे में। सेक्शन कहता है कि जो फैक्ट्स किसी पर्सन को क्राइम कमिट करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं वो भी रेलेवेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हाउस जो था वो अनलॉक्ड था, सिक्योरिटी गार्ड्स जो थे वो ड्यूटी पर नहीं थे, इसी के साथ जो कैश था वो ओपनली पड़ा था। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, कोर्ट इन फैक्ट्स को कंसीडर करेगी। जैसे कि अब हम बेयर एक्ट में ही इलस्ट्रेशन देखें ए, तो इसमें है कि क्वेश्चन है कि क्या ए ने बी को रॉब करा है। तो फैक्ट्स है कि रॉबर से थोड़ी देर पहले बी एक फेयर में गया था, उसके पास पैसे थे, उसने दूसरे लोगों को बताया भी था कि उसके पास कैश है। ये फैक्ट्स रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि एक्सप्लेन करते हैं कि बी के पास एक्चुअली मनी था, दूसरे लोगों को भी पता चल गया था, इसलिए रॉबरी की अपॉर्चुनिटी और सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस इस्टेब्लिश होते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 5 के एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ के बारे में जो कि है स्पेंसर कूपर केस। ये सेक्शन 5 का एक फेमस केस है। इसके फैक्ट्स क्या थे कि एक डेड बॉडी पानी में मिली। क्वेश्चन था कि डेथ ड्रॉनिंग से हुई है या फिर पहले मर्डर हुआ है। तो डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया, उसने देखा कि स्टमक में वाटर नहीं था। तो कोर्ट ने क्या कहा
कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आदमी जिंदा होते हुए डूबता है तो पानी स्टमक और लंग्स में चला जाता है, लेकिन यहाँ स्टमक ड्राई था। इसका मतलब है कि पर्सन पहले ही मर चुका था, बाद में बॉडी पानी में डाली गई। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 6 पर। इस सेक्शन में 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, मोटिव, प्रेपरेशन और कंडक्ट। इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि एनी फैक्ट इज रेलेवेंट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट अ मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और द रेलेवेंट फैक्ट। यानी कि अगर कोई फैक्ट क्राइम का रीज़न बताता है या प्रेपरेशन दिखाता है तो वो रेलेवेंट होगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर मोटिव का मतलब क्या होता है। मोटिव का मतलब होता है क्राइम करने की वजह। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए को बी से प्रॉपर्टी चाहिए या फिर बी ने ए को पब्लिकली इंसल्ट किया, ये मोटिव हो सकता है। कोर्ट मोटिव को कंसीडर करेगी। मोटिव जो है वो हेल्पफुल एविडेंस है, लेकिन सिर्फ मोटिव से कन्विक्शन नहीं होता और मोटिव एब्सेंट होने से एक्यूज्ड ऑटोमेटिकली इनोसेंट भी नहीं हो जाता। अगर डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल है तो मोटिव प्रूव करना कंपलसरी नहीं है। अब जैसे कि हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट केस है इसमें, जिसका नाम है नाथा सिंह वर्सेस द एम्परर। इसमें क्या बोला गया था कि अगर प्रोसिक्यूशन के पास आई विटनेसेस या फिर स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो मोटिव इस्टेब्लिश करना ज़रूरी नहीं है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेपरेशन के बारे में। प्रेपरेशन का मतलब है कि क्राइम कमिट करने से पहले की प्लानिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि नाइफ़ खरीदना, फिर पॉइज़न अरेंज करना या फिर फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना, एस्केप व्हीकल अरेंज करना, ये सब प्रेपरेशन है और ये सब रेलेवेंट है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्ट। सब सेक्शन 2 जो है ये बात करता है कंडक्ट के बारे में। सेक्शन कहता है कि कंडक्ट रेलेवेंट होगा, लेकिन किसका? पार्टी का, पार्टी के एजेंट का, या और इसी के साथ विक्टिम का। और कंडक्ट तब रेलेवेंट होगा जब वो फैक्ट इन इशू से इन्फ्लुएंस हो या फिर फैक्ट इन इशू को इन्फ्लुएंस करे। कंडक्ट प्रीवियस भी हो सकता है और कंडक्ट सब्सिक्वेंट भी हो सकता है। प्रीवियस कंडक्ट यानी कि क्राइम से पहले का बिहेवियर। फॉर एग्जांपल एक्यूज्ड विक्टिम को कॉन्टिन्यूसली थ्रेटन कर रहा था, ये प्रीवियस कंडक्ट है और ये भी रेलेवेंट है। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ कंडक्ट की जो हम बात करते हैं वो है सब्सिक्वेंट कंडक्ट। अब सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या होता है कि क्राइम के बाद का बिहेवियर। फॉर एग्जांपल क्राइम के बाद एक्यूज्ड भाग गया या फिर एविडेंस डिस्ट्रॉय किया या फिर ब्लड वॉश किया, ये सब सब्सिक्वेंट कंडक्ट है और ये भी रेलेवेंट है। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये एक्सप्लेनेशन 1 जो है ये बताती है कि कंडक्ट में स्टेटमेंट्स इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन अगर स्टेटमेंट किसी एक्ट के साथ एकम्पनी करके उस एक्ट को एक्सप्लेन कर रही है तो वो रेलेवेंट हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए जो है वो एक गन जो है वो पुलिस को हैंड ओवर करके जाने लगा और उसने कहा कि ये वही गन है जो मैंने यूज़ की थी। स्टेटमेंट जो है वो एक्ट को एक्सप्लेन कर रही है तो ये रेलेवेंट होगी। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन 2 के बारे में। यह बताती है कि जब कंडक्ट रेलेवेंट हो तो कोई भी स्टेटमेंट जो उस पर्सन को बोली गई हो या उसके सामने बोली गई हो और जिसने उसके कंडक्ट को इफ़ेक्ट किया हो वो भी रेलेवेंट होगी। और अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन 6 का भी एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ, जो कि है क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला। ये कंडक्ट से रिलेटेड बहुत फेमस केस है। इसके फैक्ट्स है कि विक्टिम का जो थ्रोट था वो स्लिट कर दिया गया था, विक्टिम बोल नहीं सकता था, तो कोर्ट ने एक्यूज्ड की तरफ इशारा करने को कहा, तो विक्टिम ने फिंगर से एक्यूज्ड की तरफ पॉइंट किया। थोड़ी देर बाद विक्टिम की डेथ हो गई। सो कोर्ट ने क्या कहा कि विक्टिम का फिंगर से पॉइंट करना एक कंडक्ट था। ये वर्बल स्टेटमेंट तो नहीं था, इसलिए सेक्शन 6 के अंडर रेलेवेंट कंडक्ट माना गया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो या फिर आपको सेक्शन 5 एंड 6 समझ आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।